हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे टाइम सेवर कोर्स में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने अगले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। देखिए थर्मोडायनेमिक्स आपने कंप्लीट कर लिया है और कई चीजें थर्मोडायनेमिक्स में जो आपने सीखी है वो आप यहाँ पर थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर भी यूज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। इस चैप्टर में बेसिकली आप लोग डील किया करोगे विद एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो अलग अलग टाइप ऑफ एंथैल्पीज क्या होती हैं, कैसे उनको डिफाइन करते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं, ये सब हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने टर्म के साथ, इसका नाम होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जैसा हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पहले सीख चुके हैं, एंथैल्पी, अगर आप किसी रिएक्शन की एंथैल्पी की बात कर रहे हो दैट मींस आप उस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज की बात कर रहे हो। मैं आपको बहुत अच्छे से पहले क्लैरिफाई कर चुका हूं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होता है। सिर्फ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की एंथैल्पी नहीं होती, पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी होती है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर एक रिएक्शन के अंदर एक रिएक्शन जब हो रही है तो जितनी भी हीट आई या गई है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी एंथैल्पी। सो द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं कि हीट एक्सचेंज दो कंडीशंस पर होता है। कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट एक्सचेंज होता है वो डेल्टा एच के बराबर होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो होता है वो डेल्टा यू के बराबर होता है। तो एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में, ये भी मैं आपको पहले सिखा चुका हूं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, आप चाहो तो लिख भी लो इस चीज को, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर, आप ऐसा बोल सकते हो, यूनिट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और सिंपल वर्ड्स में बोलो तो पर मोल ऑफ रिएक्शन। तो ये चीज आपके बहुत काम में आने वाली है यहां पर। ये मैं आपको पहले भी थर्मो के अंदर सिखा चुका हूं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, कि फॉर एग्जांपल आपके पास रिएक्शन है ये N2 गैस प्लस 3H2 गैस एंड दिस गिव्स यू 2NH3 गैस। ठीक है, और मान लो इस रिएक्शन के जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो आपको दी हुई है, लेट्स से माइनस को 600 किलो जूल, ऐसे लिख दिया मैंने। तो इसका आप मतलब समझे, इसका मतलब क्या है कि फॉर ईच मोल ऑफ N2, अब इस पूरी रिएक्शन के लिए डिफाइंड होता है। दैट मीन जब आपके पास 1 मोल N2 यूज हुई है इस रिएक्शन में, तो 1 मोल N2 के लिए डेल्टा एच कितना होगा, -600 किलो जूल। अब अगर आपने 1 मोल लिया, कोई और मोल यूज कर लिया, मान लो 5 मोल यूज कर लिए, तो इंटू 5 कर देना। जैसे यहां देखो 3 मोल हाइड्रोजन के लिए डेल्टा एच के लिए कितनी है, -600। कितनी है, -600। कितने मोल के लिए, 3 मोल के लिए। दैट मीन्स ये इस पूरी रिएक्शन के लिए डिफाइंड है। 3 मोल H2 के लिए इतना है, तो मान लो पास अगर 5 मोल H2 होता तो देखो 3 के लिए 600 है, 1 के लिए कितना होगा 200, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा -1000। तो सबसे पहले आप समझना डेल्टा एच और फर्दर डेल्टा यू भी दोनों ही क्या होते हैं, हमेशा पर मोल ऑफ रिएक्शन के लिए डिफाइंड होता है, और ये चीज मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं। ठीक है, दूसरा मान लो अगर आपके पास कोई एक रिएक्शन है जिसमें कुछ रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और ये रिएक्टेंट्स जो हैं ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में। तो अगर मैं आपसे सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन RH, देखिए थर्मोकेमिस्ट्री में जो सिंबल्स होते हैं ना, ये सब्सक्रिप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। R लिखा हुआ मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं सिंपल टर्म से बात करूं तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम सिंपली बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ तो एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट है, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, summation of coefficients of products into enthalpies of products minus summation of coefficient of reactants into enthalpy of reactants। लेकिन ये चीज तो हम थर्मो में पहले ही सीख चुके हैं कि हम एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं कर सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला सिर्फ लिखने के लिए और किसी चीज के लिए नहीं है। एक्चुअली फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहां पर एक बात कर पाए, यहां देख पाए कि आपके पास दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस और दूसरी होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है जिनके लिए डेल्टा एच कैसा होता है, हाँ पॉजिटिव होता है। तो इन रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच के लिए पॉजिटिव होती है, मतलब इनके लिए हम सिंपली बोल सकते हैं कि एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट जो है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा होगी, और इन रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव होता है, और ऐसे केस में एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से कम होगी। ये बेसिक चीजें जो आप पहले से जानते हो, ये आपके लिए नई नहीं है, बस मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़े तो हम एक और चीज सीख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
एक तो आपने एंथैल्पी टर्म देख लिया, एक होती है पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है? वही नाम का डिफरेंस है। जैसे आपके पास चेंज इन गिब्स एनर्जी और स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी था, ऐसे पास होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, इट कैन सिंपली बी डिफाइंड एज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन पर किसी रिएक्शन की एंथैल्पी को मेजर कर रहे हैं, नाप रहे हैं, ठीक है, यूज कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी। बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और स्टैंडर्ड कंडीशंस के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें तो स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं 1 बार प्रेशर एंड अ फिक्स टेम्परेचर। ठीक है, अगर थर्मोमीटर टेम्परेचर नहीं दिया है तो हम उसे 25 डिग्री सेल्सियस लेकर चलते हैं, इफ नॉट स्पेसिफाइड। तो कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर हो सकता है बट स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम उसे 25 डिग्री लेकर चलते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन अगर मैं फर्दर आपके सामने एलाबोरेट करूं तो आप ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई भी सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 1 बार प्रेशर और एक फिक्स टेम्परेचर, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास जो सब्सटेंस है वो एक्वस सॉल्यूशन से अगर आप बात कर रहे हो, एक्वस स्पीसी है कोई भी, मतलब इसी सॉल्यूशन फॉर्म है, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर होनी चाहिए। तो ये आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। अगर आपके पास कोई सॉलिड, लिक्विड, गैस है, ठीक, तो उसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी? 1 बार प्रेशर और एक फिक्स टेम्परेचर। और अगर आपके पास कोई एक्वस फेज स्पीसी है तो उसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है? 1 मोलर कंसंट्रेशन होती है और ये फिक्स्ड है। ये आपको हर जगह यही यूज करनी होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ही यही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 1 बार प्रेशर, और कोई एक्वस स्पीसी है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए? 1 मोलर होनी चाहिए। तो किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर कर लो तो उसे हम उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस फिक्स्ड होती है, इसलिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। और ये भी एग्जैक्टली उसी तरह डिफाइंड होती है, किलो जूल पर मोल में, यानी पर मोल ऑफ रिएक्शन के लिए डिफाइंड होती है। अब चलिए, ये तो ये बात की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अब हम बहुत सारी टाइप ऑफ एंथैल्पीज यहाँ पे पढ़ने वाले। कुछ भी नहीं है, जैसी रिएक्शन वैसा एंथैल्पी का नाम। फॉर एग्जांपल हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो जब कोई मॉलिक्यूल, कोई कंपाउंड फॉर्म होगा, वहां पर जो एंथैल्पी चेंज हुआ है, वहां पर कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट आई या गई है, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? उसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। उसके अलावा मान लो कभी कोई कंपाउंड बर्न हो रहा है तो उसके लिए बोल देंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रिलेशन। कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। कोई लिक्विड वेपोराइज हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो जैसा नाम वैसी एंथैल्पी। क्लियर है? अब आगे आप यूज करते करते सीख लोगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के साथ, जिसका नाम है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या है इसका नाम? इसका नाम है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहले आप जाएं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। देखो नाम से तो लग रहा है, और सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये एफ लिखा हुआ है, तो इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा। देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज, पहले इसकी डेफिनेशन देख लो चलो आप। इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of a substance is formed from its constituent elements in their standard state। किसी भी कंपाउंड की अगर आपको इसकी ना रिएक्शन लिखना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की हम बात करें तो हमें कंपाउंड के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखना आना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपसे बात करूं फॉर्मेशन ऑफ CaCO3, आपको CaCO3 सॉलिड के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी है। किसकी लिखनी है? CaCO3 सॉलिड के फॉर्मेशन की रिएक्शन लेट से आपको लिखनी है। तो देखो जब हम फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखते हैं तो ध्यान रखना इस कंपाउंड का जिसको बना रहे हैं उसका सिर्फ 1 मोल बनना चाहिए। सो द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। 1 मोल बना, किससे बना? फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन है? कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है? वो फॉर्म जिसमें वो नेचर के अंदर क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ध्यान से देखें, अगर मुझे CaCO3 के बनने की रिएक्शन लिखनी है तो ये रहा CaCO3 सॉलिड। इसके फॉर्मेशन की अगर आपको रिएक्शन लिखनी है तो देखो ये कौन कौन से एलिमेंट से बन रहा है? एक ये बन रहा है कैल्शियम से, तो कैल्शियम नेचर में सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। कार्बन
की स्टैंडर्ड स्टेट होती है सॉलिड, और वो भी किसके फॉर्म में, ग्रेफाइट। अभी मैं आपके सामने और डिफाइन भी करूंगा स्टैंडर्ड स्टेट्स। प्लस ऑक्सीजन, देखो यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होती है, वो तो O2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब ध्यान देना, इधर आपको बैलेंसिंग नहीं करनी, इधर तो कंपाउंड का एक मोल ही बनेगा, सारी बैलेंसिंग उधर करो। देखो एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, तो हो जाएगा 3/2O2। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 सॉलिड। ये इसको लिखने का तरीका होता है। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि कंपाउंड का एक मोल बनना चाहिए, और वो एक मोल भी किससे बनना चाहिए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। मतलब ये है कि अगर आप इसको ऐसे लिख दो इस रिएक्शन को, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस CaCO3, और आप बोलो कि सर देखो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो ये गलत है। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है। हाँ ये कोई रिएक्शन है, लेकिन ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी है तो हमेशा ऐसे लिखनी होगी। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे NH4Cl के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी है, NH4Cl सॉलिड के फॉर्मेशन की रिएक्शन, जो ना बताया जिसकी फॉर्मेशन रिएक्शन लिखनी है उसका एक मोल बनना चाहिए। किससे बनना चाहिए, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन है, देखो नाइट्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है। तो नाइट्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट होती है N2 गैस, क्लोरीन की होती है Cl2 गैस, और हाइड्रोजन की होती है H2 गैस। बैलेंस करो, सारी बैलेंसिंग उधर, एक नाइट्रोजन तो यहाँ पे आप लिखोगे हाफ N2, कितने हैं 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, एक क्लोरीन तो कितना हो जाएगा हाफ Cl2। ये हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl सॉलिड। आप जिस कंपाउंड, मान लो आपको शुगर के लिए लिखना है, शुगर, तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11 सॉलिड। मान लो आपको शुगर के फॉर्मेशन रिएक्शन लिखनी है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट होती है कार्बन सॉलिड फॉर्म में, और वो भी किसकी फॉर्म में होता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं 22, तो आप यहाँ पे 11H2 गैस लिख दो, और प्लस ऑक्सीजन कितना है, अच्छा कार्बन 12 है तो 12 कार्बन लिखो, और ऑक्सीजन कितना है 11, तो यहाँ पे आप साथ में लिख सकते हो 11/2O2 गैस। और इस तरह से ये शुगर के फॉर्मेशन की रिएक्शन हो जाएगी। बात समझ में आई? तो बहुत सिंपल है, आपको सबसे पहले कंपाउंड के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखना चाहिए। तो ध्यान रखना, जिसके फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख रहे हैं उसका एक मोल बनेगा, अपने एलिमेंट से बनेगा, और वो एलिमेंट्स किस में होनी चाहिए, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होनी चाहिए। क्लियर? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब एक बार आपने देख लिया तो आप ध्यान दें, यहाँ पर एक और पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, कॉपी हो गया, चलिए ध्यान रखें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, द एंथैल्पी ऑफ, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं थर्मोडायनामिक्स में, इसलिए लिखवा रहा हूं मैं डायरेक्ट यहाँ पे, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट है ना, एलिमेंट ध्यान रखना, in its standard state is 0। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है पहले से, तो इसको हटाता हूं मैं। यहाँ से देखें, ये देखें, इसका मतलब वही है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF नॉट फॉर एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट हमेशा क्या होती है, 0 होती है। मतलब एलिमेंट इस दुनिया में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसमें उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा क्या होगी, 0 होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन होती है H2 गैस की फॉर्म में, इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है ना। क्लोरीन हो गई Cl2 गैस, फ्लोरीन हो गया आपके पास F2 गैस, नाइट्रोजन हो गई N2 गैस है ना, ऑक्सीजन हो गई O2 गैस, उसके अलावा वही हीलियम, नियोन, ये सब तो है ही आपके पास। सॉलिड्स में अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसे कोई भी मेटल हो गया, जैसे Fe सॉलिड हो गया है ना, Cu सॉलिड हो गया, इसमें देखो आयोडीन, आयोडीन की स्टैंडर्ड I2 सॉलिड होती है, ये आप जरूर ध्यान रखना है ना। आयोडीन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड की फॉर्म में। लिक्विड्स में आप देखें तो आपके पास मरकरी लिक्विड हो गया, Hg लिक्विड है ना, Br2 स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड है। उसके अलावा आपके पास आते हैं एलोट्रॉप्स, तो एलोट्रॉप्स में आप देखो कार्बन, जैसे कार्बन के डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन तीनों होते हैं, ठीक है। वैसे ग्रेफाइट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, बट डायमंड की, बट स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ग्रेफाइट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट को लिया गया है। तो कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट की फॉर्म में, ये इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। ऐसे देखो सल्फर, सल्फर की जो रोम्बिक फॉर्म है वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट ली जाती है। ऐसे आप बात करो फॉस्फोरस P4,
तो व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट होती है। इन सभी के लिए डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन के लिए 0 होती है। यही आपके पास होता है H प्लस एक्वस, यह ध्यान रखना, H प्लस एक्वस के लिए डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन की वैल्यू क्या ली जाती है 0। तो इन सभी एलिमेंट्स के लिए डेल्टा एफ एच नॉट की वैल्यू क्या होगी 0। ध्यान रखना एलिमेंट्स के लिए, जैसे मैं आपसे लिख दूं, आपसे बोलूं डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO, तो CO एलिमेंट थोड़े ना है, CO तो कंपाउंड है। एलिमेंट तो क्या होता है, जो एक ही टाइप के एटम से बना होता है। तो ये सब आपने सीखा हुआ है, कोई नई चीज नहीं है आपके लिए एलिमेंट कंपाउंड। तो बड़ा भी ध्यान रखें, एक एलिमेंट इस दुनिया में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसमें हम उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितने लेकर चलते हैं, 0 लेकर चलते हैं। तो ये आपके एलिमेंट्स हैं। H प्लस एक्वस की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम मान के चलते हैं 0 होती है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखें, और ये सीखने के बाद हम चलते हैं एक फॉर्मूले के ऊपर जो आपको यूज करना आना चाहिए। हमने सीख लिया कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब एक कंपाउंड का एक मोल बने, अपने एलिमेंट से बने, और वो एलिमेंट्स कहाँ होने चाहिए, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं। चलिए, अब एक बार आपने सीख लिया कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, तो हम एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर रिएक्शन की एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हेड डालें आप। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपको यहां पर सीखना है, राइट, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये फॉर्मूला हम लोग थर्मो में सीख चुके हैं, यूज भी कर चुके हैं, बस दोबारा यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन पता है, किस किस की, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास रिएक्शन है N1A प्लस N2B गिव्स यू सम N3C प्लस N4D, ठीक है। और अगर आप इस रिएक्शन की एंथैल्पी कैलकुलेट करना चाहते हो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा RH, या फिर मान लो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना चाह रहे हैं हम, सो दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ, फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, सिंपली लिखोगे कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। स्टैंडर्ड की वैल्यू तो स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड है तो नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू यूज कर लोगे, ठीक है। माइनस क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये लिखने का तरीका है, ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, आप इसे सिंपली प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स की फॉर्म में याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही रिएक्शन है, तो अगर इस रिएक्शन के लिए मैं एंथैल्पी चेंज निकालूं तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोडक्ट कौन है, CND, तो आप लिखोगे N3 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C प्लस N4 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D, ये हो गए प्रोडक्ट्स, माइनस क्या बन जाएगा, N1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A प्लस N2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। और अगेन जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, आपके लिए नई चीज नहीं है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में आप इसको पहले ही यूज कर चुके हो। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट के एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन पता है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा इसको, है ना। चलिए, तो आप क्वेश्चन के थ्रू देखते हो। ये क्वेश्चन आपको यूज करना सिखा रहा है सिर्फ। कैलकुलेट हीट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ F2O दिया है, H2O दिया है, HF दिया है, O2 नहीं दिया। हाँ, जरूरत ही नहीं है भाई, ऑक्सीजन तो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में ना O2 में, तो उसमें उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, 0। तो अगर आपको इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है डेल्टा H, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन कौन है, देखो O2 है, तो O2 वैल्यू हो गई 0 प्लस 2 इंटू, देखो HF की वैल्यू कितनी दिख रहा है आपको, ये रहा -64, ये हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो F2O की वैल्यू कितनी है, 5.5 प्लस रिएक्शन देख लेना, बैलेंस्ड है ना, हाँ बैलेंस्ड है, H2O की वैल्यू है -57। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज मिल जाएगा। तो अगेन ये हमने किया हुआ है, दोबारा से फॉर्मूला आप देख सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको क्या करना है, सिर्फ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। सही है, कर सकते हैं। तो ये वो हमारा पहला टर्म जिसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
जब भी आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, हर आप जो भी टाइप ऑफ एंथैल्पीज पढ़ोगे वहां पर आपको रिएक्शन लिखना आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नाम पता लग गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखनी है तो फॉर्मेशन में 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट लॉ से, जिसे हम बोलते हैं हेसेस लॉ। देखो हेसेस लॉ इस चीज पर रिलाय करता है, इस चीज को यूज करता है कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। ये आप सीख चुके हो। स्टेट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो आप किसी भी रास्ते से होकर आ जाओ, उसमें चेंज आपको क्या मिलने वाला है? सेम। तो एग्जैक्टली यही ये कहता है कि मान लो आपके पास कोई एक रिएक्शन है, A goes to B, ठीक है, तो आपने इस रिएक्शन को एक स्टेप में करवाया, वो स्टेटमेंट अभी आप देख लोगे। मान लो इसका एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H। अब इसी रिएक्शन को आपने एक से ज्यादा स्टेप्स में करवाया, मतलब आप पहले A से गए C, मान लो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H1, फिर C से गए D, मान लो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H2, और D से गए B, एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H3। तो चाहे आप रिएक्शन को एक स्टेप में करवाओ या एक से ज्यादा स्टेप में करवाओ, क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है ना, तो जो नेट एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा H, बताओ वो किसके बराबर होगा? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। बस यही होता है आपका हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट एंथैल्पी चेंज इज द सेम वेदर रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ सिंगल स्टेप और इन अ सीरीज ऑफ स्टेप। तो कहने का मतलब यह है कि रिएक्शन को एक स्टेप में करवाओ या एक से ज्यादा स्टेप्स में करवाओ, नेट एंथैल्पी चेंज क्या आएगा? सेम। अब ये जो आपका लॉ है ये बहुत ज्यादा काम में आता है आपके। कई बार आपको ना 3 से 4 रिएक्शंस वो दे देगा और उन तीनों चारों रिएक्शंस को मैनिपुलेट करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको एक नई रिएक्शन बनानी होगी। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप रिएक्शन पे लगाओगे एग्जैक्टली वही आपको किस पे लगाना पड़ेगा? एंथैल्पी की वैल्यूज पे भी लगाना पड़ेगा। तो ऐसा काम हम पहले भी कर चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, एग्जैक्टली वैसा ही है। तो हेसेस लॉ कुछ नहीं है, 2 3 4 रिएक्शंस को तोड़ मरोड़ कर आपको एक नई रिएक्शंस बनानी होती है, और जो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन रिएक्शंस पे लग रहा है एग्जैक्टली वही कहां पर लगेगा? उन सब रिएक्शंस की एंथैल्पी पर भी लगा है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं एंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, तो जहां जहां मैथमेटिकल ऑपरेशन चेंज होगा एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगी। ऐसा समझ में नहीं आता, एक बार आप ये कॉपी कर लो। हो गया? चलिए ध्यान से देखें क्वेश्चन। ये देखो, ये कह रहा है डाइबोरिन इज अ पोटेंशियल रॉकेट फ्यूल व्हिच अंडरगोस कंबस्टन अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। बाकी आपको डेटा दिया हुआ है। अब इन सारे रिएक्शंस को आप चाहे इनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करके आपको ये रिएक्शन बनानी है। आई होप कि आप इसको ट्राई करेंगे। तो आप इसे ट्राई करो, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आई होप आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। देखो बहुत ही आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो रिएक्शंस दी हुई है इनको आपको मैनिपुलेट करना है। तो आप फोकस करो इस रिएक्शन पे जो आपको बनानी है। देखो इस रिएक्शन में B2O3 इधर है, ठीक है, B2H6 लेफ्ट साइड है, O2 लेफ्ट साइड है और H2 राइट साइड है। तो आप देखो B2O3 राइट साइड है, मेरे को राइट साइड चाहिए है। B2H6 देखो यहाँ लेफ्ट साइड है। सबसे पहले आप इस रिएक्शन को उल्टा कर दो। तो आप देखो आप क्या करोगे, या तो उल्टा कर दो या फिर आप इसको सब्ट्रैक्शन लिख दें। तो उल्टा कर दो, ज्यादा आसान है। उल्टा करने पर रिएक्शन क्या बन जाएगी? 2B सॉलिड प्लस 3H2 गैस। अब जो ऑपरेशन आपने रिएक्शन पे लिया है करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन डेल्टा H पे, रिएक्शन को उल्टा किया, डेल्टा H को भी उल्टा कर दो। तो अब इसका डेल्टा H हो जाएगा -36 किलो जूल पर मोल। हो गया? देखो ऐसा ही H2 आपको चाहिए कहां पर? अब देखो यहां देखना ध्यान से, ये H2O लिक्विड है, यहां H2O गैस ही, ये H2O गैस, ठीक है। आपको इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिखो 3H2O लिक्विड gives you what? 3H2O गैस, ठीक है। अब इस रिएक्शन के डेल्टा H को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका डेल्टा जाएगा 44 × 3 दैट इज 132, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब ये H2O लिक्विड कैंसिल होना चाहिए, तो देखो इस रिएक्शन को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आपस बनेगी रिएक्शन 3H2 गैस प्लस C बन गया 3/2 O2 गैस, और उससे क्या मिल जाएगा आपको? 3H2O लिक्विड। सही है। अब देखो इस रिएक्शन को भी आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो -286 × 3, सो 6 3 = 18, 8 1 84 and 1 is 85, -858 किलो जूल पर मोल। ये हो गई ये वाली रिएक्शन। और क्या बचा? B2O3। तो B2O3 राइट साइड चाहिए, राइट साइड ही है, तो उसको चाहो तो एज इट इज लिखा रहने दो, या आप चाहो तो यहां पर और लिख लेता हूं मैं इस रिएक्शन को। क्या? 2B सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस gives you
B2O3 सॉलिड, ठीक है। और इसका जो डेल्टा H है वो कितना है, वो है -1273 किलो जूल पर मोल। अब आप क्या करो, अब आप इन चारों रिएक्शंस को ऐड कर दो। ध्यान से देखना, जो भी अपोजिट साइड है सेम स्पीसीज वो कैंसिल हो, जैसे मैथ्स में होता है ना एग्जैक्टली वैसे। तो आप देखो 3H2 से 3H2 गया, 2B सॉलिड से 2B सॉलिड गया, और कौन गया, 3H2 लिक्विड से 3H2 लिक्विड गया। बस अब देखो नेट रिएक्शन क्या बन गई, नेट रिएक्शन बन गई B2H6 प्लस, और कौन बचा देखो 3/2 प्लस 3/2 यानी 3O2। इससे आपको इधर क्या मिला देखो, B2O3 सॉलिड प्लस साथ में क्या मिल गया, 3H2O गैस। हो गया। तो क्योंकि ये रिएक्शन सबको ऐड करने पे, तो इनको ऐड कर दो। अब आप देखो -1273 -858 -36, तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ भी निकाल सबको ऐड कर दो तो आपको इस रिएक्शन का डेल्टा H मिल जाएगा -36 प्लस 132 -858 एंड -1273। तो बस यही हैसेस लॉ होता है। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें आपको 2 या 2 से ज्यादा रिएक्शंस दी हुई होंगी, और उन रिएक्शंस को जोड़कर तोड़कर मल्टीप्लाई करके कैसे भी करके आपको एक नेट रिएक्शन बनानी है। जो ऑपरेशन आप रिएक्शन पर लगाओगे वैसा ही ऑपरेशन आपको उसकी डेल्टा H वैल्यू पे निकालना है या लगाना है, ठीक। दिस इज कॉल्ड हैसेस लॉ, और इस पे और क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस सेशन के अंदर ले लेंगे। मतलब ये भी एक क्वेश्चन बहुत होता है इस चीज को समझाने के लिए, ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। तो ये थी अपनी पहली टाइप ऑफ एंथैल्पी, जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सीख लिया? तो बहुत अच्छे से आपको इससे खेलना आना चाहिए। छोटे छोटे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर बेसिक डेफिनेशंस पे पूछ लिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं अपनी अगली टाइप ऑफ एंथैल्पी, इसका नाम है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। अब देखो नाम से तो लग रहा है यहां पर क्या हो रहा होगा, कंबस्टन हो रहा होगा। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, जैसे मैंने आपसे बोला एंथैल्पीज हमेशा पर मोल ऑफ रिएक्शन के लिए डिफाइंड होती है, तो हर एंथैल्पी को डिफाइन करने का यही तरीका होगा। अगर आपको एक सब्सटेंस के कंबस्टन की एंथैल्पी लिखनी है तो हम बोलेंगे कि उस कंपाउंड का 1 मोल, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस और कंपाउंड अंडरगोस कंबस्टन। कंबस्टन जब होता है तो वो हमेशा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो सबसे पहले देखें आप इसकी डेफिनेशन, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस अंडरगोस कंबस्टन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। ये आप ध्यान रखना कि जब हम कंबस्टन की रिएक्शन लिखते हैं, व्हाइल राइटिंग द कंबस्टन रिएक्शन oxide in highest oxidation state should be formed। ये आप समझना इसका मतलब क्या है। देखो मैं समझाता हूं। मान लो मैं आपसे बोलूं कि आप एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन सॉलिड लिखना चाह रहे हो इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। तो अगर आप ग्रेफाइट की एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, कार्बन सॉलिड ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट प्लस O2। अब देखो ये CO और CO2 दोनों बना सकता है, बट कंबस्टन रिएक्शन कब कही जाएगी, जब क्या बनेगी, CO2 गैस। ये कहलाएगी। अगर आप यहां CO बना देते तो वो इसकी कंबस्टन की रिएक्शन नहीं कहलाती, आप समझे। ये सल्फर है, अगर आपको सल्फर के कंबस्टन की रिएक्शन लिखनी है तो आप लिखेंगे कि सल्फर सॉलिड फॉर्म में हो सल्फर आपका, ठीक है, प्लस यहां पर साथ में क्या हो, ऑक्सीजन गैस हो, और इन दोनों की रिएक्शन से आपको क्या मिलेगी, SO3 गैस। अब आपको यहां बैलेंसिंग नहीं करनी, अभी देखना है कौन जल रहा है। तो जल कौन रहा है, सल्फर, तो इसका 1 मोल होना चाहिए, तो 1 मोल इसका हो गया। बाकी आप बैलेंस कर लो, 3/2 ऑक्सीजन आ गई और SO3 गैस। इसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ सल्फर सॉलिड। मान लो इसकी जगह आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप ब्यूटेन की एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, तो ब्यूटेन क्या होता है, C4H10 गैस प्लस O2 गैस, बर्न होकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा CO2 गैस प्लस H2। अब ध्यान दें, ये चीज भी आपको मैं थर्मो में सिखा चुका हूं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, कि अगर टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है तो आप वाटर को लिक्विड लोगे, अगर रिएक्शन का टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर है तो आप वाटर को गैस फॉर्म में लोगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग देखो, अब इसका 1 मोल लेना पड़ेगा, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन 10 5 H2O, 8 + 5 13, तो ये क्या बन जाएगा, 13/2 O2, और इसे हम बोल देंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ C4
H10 गैस यानी ब्यूटेन। तो सबसे पहले आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब पता होना चाहिए। तो हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन ले रहे हैं तो जिस कंपाउंड को जला रहे हैं उसका सिर्फ एक मोल लेना है। अगर वो एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसका जो ऑक्साइड बन रहा है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में, यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन +4 में है, यहाँ सल्फर +6 में। अगर आप SO2 बना लोगे तो उसे हम सल्फर की एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं बोलेंगे, फिर हम उसे कुछ और बोल सकते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज और, ये जो आप एंथैल्पी लिख रहे हो, जैसे ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सल्फर है, ये कुछ और किसी और एंथैल्पी के बराबर भी हो सकती है। आप ध्यान से अगर देखें तो यही एग्जैक्टली किसके बराबर होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 गैस के भी बराबर होगी। अगर यहां पर सल्फर को रोम्बिक सल्फर लिया जाए तो वो रोम्बिक ही होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये सल्फर के कंबशन की भी एंथैल्पी बता रही है और यही रिएक्शन SO3 के फॉर्मेशन की रिएक्शन भी बता रही है। तो दो एंथैल्पीज आपस में रिलेट भी हो सकती है और एक दूसरे को इक्वेट भी कर सकती है, मतलब दोनों के बराबर भी हो सकती है। एक ही रिएक्शन दो अलग अलग एंथैल्पीज को बता सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिएक्शन SO3 के फॉर्मेशन की रिएक्शन को बता रही है और यही रिएक्शन सल्फर के कंबशन की रिएक्शन को बता रही है। तो पहली चीज, एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया।